हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 23 से लेकर 29 मार्च तक के टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एंड तक सेशन में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के वीकली करंट अफेयर का। देखें, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन के लेखक कौन है? तो इस बुक को रिसेंटली लास्ट वीक जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। बुक का नाम है करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन। इस बुक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। यहां पर कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं ये, मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी। 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की है, उनके साथ संयुक्त रूप से इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। इनकी एक बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन। याद रहेगा, जो किताब की लॉन्चिंग है ना, इस पर एक तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, वो और पौंडीचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, इनकी मौजूदगी में इस बुक को लॉन्च किया गया था। एक्चुअल में इस बुक में जो करुणा की भावना होती है, दूसरों के दुखों को समझना, उनकी मदद करना, इन पर बेस्ड इस बुक को लिखा गया है कि कैसे वर्ल्ड को चेंज करने में ये एक फिलोसॉफी है जो कि बहुत ही कारगर है। लोगों के प्रति दयावान होना, दयावान होने से उनके प्रति मदद का भाव आएगा, तो इससे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है। तो इस फिलोसॉफी पर बेस्ड इस बुक को लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। इसे इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश में टेररिज्म सबसे ज्यादा है। अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे आतंकवादी हमले कितने ज्यादा हुए हैं, लोग कितने ज्यादा प्रभावित हुए, कितने ज्यादा लोग मारे गए, इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट पड़ा। इन सभी अलग अलग क्राइटेरियाज के आधार पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब जो देश आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो सबसे ऊपर की रैंक पर रखा जाता है, और जैसे जैसे आतंकवाद कम होता जाएगा, रैंक भी मतलब नीचे जाती जाएगी देश की। तो इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की 13th रैंक दी गई है वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में। कौन सी रैंक है? 13वीं। अब बात आती है कि इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह हर साल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करता है। 2026 के इंडेक्स में ऑल ओवर देखें तो 163 कंट्रीज को रैंक किया गया, 163 देशों को, और आतंकवाद के मामले में पहले स्थान पर रखा गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश है। इंडिया की रैंक है 13वीं। याद रहेगा, 2011 के बाद पहली बार नंबर 1 पर फिर से आया है पाकिस्तान। अभी तक बुर्किना फासो लास्ट ईयर पहली रैंक पर था, जो कि एक अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, लेकिन इस बार बुर्किना फासो को सेकंड रैंक पर रखा गया है। पहले पर पाकिस्तान, सेकंड पर बुर्किना फासो और थर्ड पर नाइजीरिया, यह भी एक अफ्रीकी देश है। इंडिया के अगर नेबर कंट्रीज की बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, तो अफगानिस्तान को 11th रैंक पर रखा गया है, और म्यांमार की बात करें तो 14th रैंक पर रखा गया। बांग्लादेश को 42 रैंक पर रखा गया, चाइना को 54 रैंक पर, नेपाल को 89 रैंक पर, और इसके अलावा श्रीलंका और भूटान को 100 रैंक पर रखा गया है। तो इस तरीके से ये अलग अलग रैंक है अलग अलग देशों की, जो कि इंडिया की नेबर कंट्री है, इनको भी याद रखना। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 900 करियर गोल करने वाले दूसरे मेल फुटबॉलर बने लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं, बहुत ही फेमस। इन्होंने अपने करियर का 900वां गोल पूरा किया है। ओके, तो अभी एक कॉनकाकेफ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उत्तरी अमेरिका में। ये क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो उत्तरी अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। यहां पर दो टीमों के बीच में एक मैच खेला गया था, माइलस्टोन जो ये बनाया है इंटर मियामी और नैशविले एससी, ये दो टीमों के बीच में ये लीग फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। इसमें लियोनेल मेसी ने अपने करियर का 900वां गोल किया है, दूसरे मेल फुटबॉलर जिन्होंने 900 गोल पूरे किए।
इसके पहले यह कारनामा किया था रोनाल्डो ने। रोनाल्डो की बात करते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, क्लब के लिए भी खेलते हैं अलग अलग। तो पुर्तगाल के फुटबॉलर 900 गोल करने वाले पहले मेल फुटबॉलर है। लेकिन यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि मेसी ने जब 900 गोल किए तो इन्होंने 1142 मैच में 900 गोल पूरे किए। वही रोनाल्डो ने 1236 मैचों में अपने 900 गोल पूरे किए हैं। हालांकि पहले गोल पूरे हुए हैं रोनाल्डो के, और अब मेसी ने भी ये जो माइलस्टोन है ये हासिल किया है। 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया जाएगा? सरस्वती सम्मान ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा के लिए साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जा सकता है। इस बार 35th सरस्वती सम्मान अनाउंस किया गया 2025 के लिए यह अवार्ड है, अब दिया गया है 2026 में। यह दिया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। राम कुमार मुखोपाध्याय एक बंगाली साहित्यकार हैं, बंगाली साहित्यकार है। इनका एक बंगाली नॉवेल आया था हारा पार्वती कथा, बंगाली भाषा में ये, तो इसके लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह 35th सरस्वती सम्मान है। इनके नॉवेल हारा पार्वती कथा में ग्रामीण जो सोसाइटी होती है उनके जो संघर्ष होते हैं उस पर बेस्ड इस जो नॉवेल है उसको लिखा गया है राम कुमार मुखोपाध्याय के द्वारा। तो याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू किया गया था। के बिरला फाउंडेशन यह अवार्ड हर साल देता है। लास्ट ईयर 2024 के लिए 34th सरस्वती सम्मान दिया गया था साधु भद्रेश दास को। तो इनका संस्कृत के एक फिलोसोफर है साधु भद्रेश दास। इनकी एक बुक थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए 34th सरस्वती सम्मान लास्ट ईयर साधु भद्रेश दास को दिया गया। उसके पहले 33 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था, एक मलयालम ऑथर है प्रभा वर्मा। तो इस तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है उनमें से किसी भी लैंग्वेज के साहित्य को दिया जा सकता है, साहित्यकार को दिया जा सकता है। पहली बार 1991 में जब ये शुरू किया गया था तब ये हरिवंश राय बच्चन को पहली बार दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं, तो इन्हें पहली बार 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2025 के लिए 35वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। इजी। आप सभी के लिए रामनवमी की सेल कंटिन्यू है आज और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। यह आज लास्ट डे है आपकी सेल का, तो आप फायदा उठाइए। अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। काफी सारी फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर मिलते हैं, तो एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। सारे कोर्सेस आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है तो हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर देगी। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारी टीम को कॉल कर दीजिए। चलिए आगे आएंगे हम। गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार, मैथमेटिक्स का नोबेल किसे कहा जाता है? तो ये एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और 2026 में यह अवार्ड दिया गया गर्ड फॉल्टिंग्स को। गर्ड फॉल्टिंग्स जर्मनी के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है। इन्हें मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक ज्योमेट्री इसमें योगदान के लिए, मैथमेटिक्स में इनके योगदान के लिए जर्मनी के मैथमेटिशियन गर्ड फॉल्टिंग्स को दिया गया एबेल पुरस्कार। तो नाम से समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो अपने कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देता है, कोई ऐसी थ्योरी सॉल्व कर दी, कुछ ऐसा अलग से कोई क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्टी अगर उसको सॉल्व करने में कोई योगदान दिया है, कुछ नया प्रिंसिपल देने में योगदान दिया है मैथमेटिक्स में, तो ऐसे किसी व्यक्ति को एबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के पहले व्यक्ति हैं गर्ड फॉल्टिंग्स जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो एबेल पुरस्कार की बात होगी यहां पर। देता कौन है? तो नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा यह दिया जाता है। 2003 में से शुरू किया गया था, 2003 से हर साल दिया जा रहा है। क्योंकि नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर, जो कि नॉर्वे की करेंसी है, उसका प्राइज मनी दी जाती है। लास्ट ईयर 2025 में यह मसाकी काशिवारा को दिया गया था। यह जापान के मैथमेटिशियन है। और अब 2026 में किसे दिया गया?
तो ये दिया गया गर्ड फॉल्टिंग्स को, ये जर्मनी के मैथमेटिशियन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके हितों के लिए काम करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति को अपॉइंट किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति के पहले इस पद पर हंसराज गंगाराम अहीर थे, तो साध्वी निरंजन ज्योति ने हंसराज गंगाराम अहीर को रिप्लेस किया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में। वैसे साध्वी निरंजना ज्योति ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुकी है रूरल डेवलपमेंट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सेंट्रल में अलग अलग मिनिस्ट्री भी इन्होंने पहले संभाली है और अब ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। वैसे जब ये गठित हुआ था ना 1993 में, तब ये एक वैधानिक निकाय था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन 102वें अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 2018 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 338 बी में इसको शामिल किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जिसका डेटा अभी आया है, भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर स्टेट की बात करें तो यह बना है भारत का तमिलनाडु राज्य। सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। आपको पता है तमिलनाडु ने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में $8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है। देश के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 21.8% अकेले तमिलनाडु का योगदान है। तो काफी इन्होंने बढ़ोतरी भी की है, लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया है, काम किया है। तो अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में पहले स्थान पर है देश में कौन? तो यह है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु पहले स्थान पर आता है, सेकंड पर आता है गुजरात और थर्ड पर आता है महाराष्ट्र टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में। ये टॉप 3 है, इनको याद रखना। भारत सरकार ने हाल ही में रिलीफ स्कीम किस उद्देश्य से शुरू की है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीफ स्कीम को शुरू किया है ताकि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जो भारत के एक्सपोर्टर है उनको होने वाले नुकसान से एक्सपोर्टर को बचाया जा सके। तो आंसर भी हो जाएगा, इस स्कीम को नाम दिया गया है रिलीफ स्कीम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीफ स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है। उद्देश्य वेस्ट एशिया मैरीटाइम डिस्प्यूट के कारण, यह जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करना, एक्सपोर्टर के हितों की रक्षा करना। इसमें होगा ये, एक्सपोर्टरों का अगर माल लेट हुआ है जाने में तो उनको जो नुकसान हुआ है, जैसे मान लो 10 लाख लागत बढ़ गई तो उसमें से आधी जो लागत है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी। अगर पूरा माल किसी हमले में नष्ट हो जाता है, जैसे किसी ने अटैक ही कर दिया था, पूरा नष्ट हो गया, तो पूरा जो उसका पेमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत रिलीफ स्कीम को लॉन्च किया गया है। 497 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके लिए, ताकि एक्सपोर्टर के हितों की रक्षा की जा सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसको क्यों शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है। सरकार ने 300 इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत ब्लॉक किया है। यह एक्ट कब पारित किया गया था? तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 300 इलीगल जो गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप है वेबसाइट से, उनको सबको ब्लॉक किया है। और यह स्टेप उठाया गया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, यह आया था 2025 में, लास्ट ईयर। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसी के तहत आपको पता है 2025 में ऐसी जो गैम्बलिंग एप्लीकेशन थी, बेटिंग एप्लीकेशन थी, उनको ब्लॉक कर दिया गया था। इसमें ड्रीम 11 है ना, पोकर और बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जिनको उस वक्त इम्प्रॉम्प्टू बैन किया गया था। तो वो जो ड्रीम 11 क्योंकि बैन हुआ तो इसीलिए जो इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप थी ड्रीम 11 के पास, वो चली गई थी। और इंडियन क्रिकेट टीम के नए स्पॉन्सर के बाद कौन बने? अपोलो टायर। अभी अपोलो टायर है। तो ये लास्ट ईयर 2025 में एक्ट आया था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 300 वेबसाइट और एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है। अब इनको मिलाकर टोटल 8,400 प्लेटफॉर्म बैन किए जा चुके। इनमें से 4,900 प्लेटफॉर्म को नया जो
एक्ट आया है 2025 में, इसके तहत बैन किया गया। इसमें फेयर ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना, जो कि पैसे लगाकर नहीं खेले जाते, जिनके लिए इंटरनेशनल इवेंट भी होते हैं, ऐसे फेयर गेम्स को प्रमोट करना, ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करना, ऑनलाइन मनी गेम्स की बुरी लत छुड़वाना और लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाना इस नए एक्ट का उद्देश्य। तो 2025 में लाया गया था ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जिसे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 2025 में यह लाया गया था। 21 अगस्त 2025 को ये लॉन्च हुआ था, पास हुआ था। और उसके बाद ई स्पोर्ट्स जो अच्छे हैं, फेयर तरीके से हैं, उनको बढ़ावा देना, कुछ प्रावधान भी किए गए थे। अगर कोई ऐसी बैटिंग एप्लीकेशन चलाता है तो फिर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। और जो लगातार उस वक्त बैन किए गए थे, ड्रीम 11, MPL, पोकरबाजी, माई 11 सर्कल, ये सब गेमिंग एप्लीकेशन ही थे। ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो गैम्बलिंग को बढ़ाते हैं, है ना, सट्टे को बढ़ाते हैं, तो इनको बैन किया गया था। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यहां पर टीबी डे की बात की जा रही है, ट्यूबरकुलोसिस डे, मतलब टीबी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो यहां पर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से, इसको रोकथाम के उद्देश्य से लोगों को अवेयर करना, इस उद्देश्य से वर्ल्ड टीबी डे हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। आंसर हो जाएगा आंसर ए, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। आपको पता है 24 मार्च की डे क्यों चुनी गई? 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस बैक्टीरिया को खोजा था, जो कि टीबी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। 1982 में इसको शुरू किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 100 साल पूरे हुए थे बैक्टीरिया की खोज के, तो 1982 में शुरू किया गया वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि लंग्स को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया के कारण फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो याद रखना 24 मार्च को मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव यह मनाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में। कहां पर? झारखंड में सरहुल महोत्सव। झारखंड की जो लोकल ट्राइब्स हैं, मुंडा, हो, संथाल, ये सारी ट्राइब्स मिलकर सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। वैसे झारखंड के अलावा भी जो उससे लगे हुए स्टेट है ना, जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहां पर भी ट्राइब्स के द्वारा सरहुल फेस्टिवल को मनाया जाता है। एक्चुअल में सरहुल फेस्टिवल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है जनजातियों के द्वारा। सरहुल का मतलब ही होता है साल ट्री या साल वृक्ष, तो साल वृक्ष की पूजा के लिए सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। आदिवासी कम्युनिटी का फेस्टिवल है। नेचर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, नेचर से ही, क्योंकि ट्राइबल्स का जीवन चलता है और ट्राइबल्स का जीवन नेचर पे ही, जंगल पर, वन पर, इन पर डिपेंड है। इसलिए नेचर के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना, नेचर को पूजा जाता है। तो ये एक सरहुल फेस्टिवल के रूप में झारखंड और आसपास के जो आदिवासी समुदाय हैं वो मनाते हैं। स्पेशली झारखंड के मुंडा, संथाल, हो कम्युनिटी जो है वो 3 दिनों तक सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। तो ये है सूर्य और धरती, इनकी भी पूजा की जाती है। तो ये पूरा फेस्टिवल है ट्राइबल्स का। हाल ही में ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा बना है? फ्यूल राशनिंग का मतलब होता है फ्यूल पर सरकारी नियंत्रण। तो अभी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो ऊर्जा संकट आया है, इंडिया में भी है, एलपीजी का प्रॉब्लम है, क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम है। वैसे ही यूरोपीय देश, यूरोपीय संघ का एक देश है स्लोवेनिया, इसने क्या किया है कि फ्यूल की राशनिंग शुरू की है। मतलब फ्यूल पर अब गवर्नमेंट का कंट्रोल निर्धारित किया है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना फ्यूल देना है, कितनी मात्रा में देना है व्यक्तियों को। तो इस तरीके से स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट गोलोब हैं, इन्होंने देश के पेट्रोल स्टेशन पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल राशनिंग की शुरुआत की है। अब इसमें जो आम नागरिक है ना, वो एक दिन में 50 लीटर पेट्रोल या डीजल ही खरीद सकता है। और वहीं पर अगर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्ट ट्रक वाले हैं, वो एक दिन में 200 लीटर तक फ्यूल खरीद सकते हैं, पेट्रोल या डीजल। एक तो क्या है ना, जो हम स्लोवेनिया की बाउंड्री देखते हैं ना, ये ऑस्ट्रिया, इटली से लगी हुई है और स्लोवेनिया में फ्यूल के प्राइस कम है।
तो इटली और ऑस्ट्रिया वाले क्या कर रहे थे कि स्लोवेनिया में जाकर, क्योंकि ओपन बाउंड्री होती है, इतना रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है, तो स्लोवेनिया में जाकर क्या कर रहे थे कि पेट्रोलिंग भरवा रहे थे या डीजल ले रहे थे। तो इससे है ना स्लोवेनिया में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए अब स्लोवेनिया ने क्या किया है कि फ्यूल की राशनिंग शुरू की है, सरकार के नियंत्रण में फ्यूल को ले लिया है। तो स्लोवेनिया, लजुब्लजाना इसकी कैपिटल है, लजुब्लाना। यूरो यहाँ के ऑफिशियल करेंसी है। रॉबर्ट गोलोब यहाँ के पीएम के पद पर हैं। 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना था। यूरोपीय यूनियन में अभी मोटे तौर पर 27 मेंबर देखने को मिलते हैं। तो यूरोपीय यूनियन का स्लोवेनिया पहला देश है जिसने फ्यूल की राशनिंग शुरू की है, स्लोवेनिया। ठीक है। थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया गया? थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर के इम्फाल में थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया। एक्चुअल में देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है ना, उनकी फिल्मों की यहां पर प्रदर्शनी की जाती है ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो एक तो फिल्म उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जा सके और इसके माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस बार ये थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल है 2026 का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की समृद्ध और जो उसकी वहां का कल्चर है उसको दर्शाना, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना, ब्रदरहुड को बढ़ावा देना, यूनिटी को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर भारत में टूरिज्म को आकर्षित करना, यह उद्देश्य इस फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का। 9 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। यहां पर आयोजन कौन करवाता है? तो मणिपुर गवर्नमेंट का जो डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है इसके द्वारा, और ऑल मणिपुर फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। कहां पर? मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने सहयोग किया, इनके समर्थन से ही यह आयोजित किया गया। रीजनल फिल्म फेस्टिवल है जो कि इस बार मणिपुर के इम्फाल में आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो इंटरनेशनली क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है, जय शाह इसके अध्यक्ष है, हर महीने ये क्रिकेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है लास्ट मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर। जैसे मार्च में दिया गया है तो ये फरवरी मंथ के लिए दिया गया है, अब अप्रैल में मार्च मंथ के जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर दिया जाएगा। तो ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है ना, विमेन और मेन, ये 2 कैटेगरी पूछी जा सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी ने किसको दिया है? तो ये दिया है अरुंधति रेड्डी को, इंडियन फीमेल क्रिकेटर अरुंधति रेड्डी। लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज खेली गई थी T20 सीरीज, उसमें काफी शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। इंडियन बॉलर है। इंडिया ने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। तो विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए आईसीसी की बनी है बॉलर अरुंधति रेड्डी। सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर थी, इन्होंने 3 मैच में 8 विकेट लिए थे अरुंधति रेड्डी ने, और इनका बेस्ट भी दिया इन्होंने करियर का, 22 रन देकर 4 विकेट लिए। तो ये तो विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए। वहीं पर हम मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं फरवरी के लिए, तो ये पाकिस्तान के ओपनर है साहिबजादा फरहान। तो साहिबजादा फरहान मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए, और विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रही? अरुंधति रेड्डी। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? अनलाइकली पैराडाइज इस बुक को लिखा है संजय राउत ने। संजय राउत की बात करें तो महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस सीनियर लीडर हैं संजय राउत। 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है ईडी, इसकी जांच में इनको जेल हुई थी संजय राउत को, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको उस वक्त जांच में जेल में डाला गया था। तो इनका जेल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो महीने इन्होंने ऑथर रोड जेल में बिताए थे, उस पर आधारित एक बुक को लिखा है अनलाइकली पैराडाइज नाम की, ये संजय राउत है। मूल रूप से 2025 में इनका जो जेल प्रवास था, जेल प्रवास के लिए इन्होंने मराठी भाषा में इसे लॉन्च किया था। मतलब जो बुक है ना मराठी लैंग्वेज में 2025 में लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन अब संजय राउत की बुक को हिंदी में लॉन्च किया गया है 2026 में, इसका हिंदी एडिशन लॉन्च किया गया।
तो संजय राउत शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे हैं और अभी ये राज्यसभा की सीट पर हैं, राज्यसभा में हैं। तो इनकी एक बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया, इंग्लिश एडिशन को, अनलाइकली पैराडाइज को। ओके। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है गुजरात राज्य। 2024 में भारत का उत्तराखंड राज्य पहला राज्य था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया था अपनी विधानसभा में, और उत्तराखंड में लागू हुआ। अब गुजरात सरकार ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है, बिल को। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है ना, वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। क्या होता है कि हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए एक जैसे, मर्डर, हत्या हो गई, लूट है ना, या रेप के जो केस है, ये क्रिमिनल लॉ एक जैसा होता है। लेकिन सिविल लॉ जो है ना, वो रिलीजन के आधार पर चलता है। जो मुस्लिम है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग संचालित होते हैं, हिंदू जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग संचालित होते हैं। तो सिविल लॉ जैसे जमीन का मामला है, तलाक का मामला है ना, शादी का, विवाह के जो मामले, ये क्या होते हैं? सिविल लॉ होते हैं। तो ये अलग अलग धर्म के हिसाब से इंडिया में चलते हैं। तो ये जो सिविल लॉ है वो भी एक जैसे सबके लिए होना चाहिए, ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल लॉ, सिविल कोड, यूसीसी से कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में उल्लेखित है। उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया था 2024 में। अब दूसरा बना है गुजरात राज्य। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने असेंबली में रखा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और यह गुजरात की असेंबली में पास हो गया। आपको पता है भारत का यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं ना, मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी, गोद लेने के मामले, ये सिविल लॉ है, ये भी एक जैसे होने चाहिए, है ना। पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में ये उल्लेखित है। अब 44 जो है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य इनको लागू नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, ये कहता है डीपीएसपी। तो इसीलिए ये पूरे इंडिया में लागू नहीं है। कुछ राज्य प्रयास कर रहे हैं, उत्तराखंड ने लागू किया है, गुजरात ने दूसरा राज्य बनाए जिसने स्वतंत्रता के बाद इसे लागू किया है। गोवा भारत का ऐसा राज्य जहां पर स्वतंत्रता के पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आपको पता है 1867 में पुर्तगालियों के शासनकाल से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कब? 1867 से। इसे पोर्चुगीज सिविल कोड के नाम से भी पुकारा जाता है। ये यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है ना। गोवा में सबके लिए सिविल कानून भी एक जैसे। गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ था, तब तक ये पुर्तगालियों के अंडर में था। तो ये आजादी से पहले से यहां पर यूसीसी लागू। तो हमारा क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के बाद दूसरा राज्य जिसने यूसीसी लागू किया है, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात। तूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट किस लोक नृत्य से संबंधित थे जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट ये यक्षगान लोक नृत्य से संबंधित थे जिनका हाल ही में 88 ईयर की एज में निधन हो गया। यक्षगान एक लोक नृत्य भी है और उसमें लोक नाट्य भी शामिल है, मतलब नृत्य भी होता है और साथ ही साथ कुछ कहानियां भी चलती है, तो ये दोनों होता है। तो प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार हैं, ये कर्नाटक से ही आते हैं, सूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यक्षगान की टेंकू टिक्कू स्टाइल, एक टेंकू टिक्कू स्टाइल है जो कि कर्नाटक में प्रचलित है। अलग अलग स्टाइल होती है, तो इसमें से एक ये है। इसके कलाकार थे सूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी कर्नाटक से थे, और यक्षगान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी कर्नाटक का ही लोक नृत्य और लोकनाट्य मिक्स है। तो अगर हम सूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट के अवार्ड देखते हैं तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2016 में दिया गया था, और कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड 2008 में दिया जा चुका है। यक्षगान के कलाकार सूरी कुमेरू गोविंदा भट्ट, 88 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। यक्षगान कर्नाटक का ही एक फोक थिएटर फॉर्म है। डांस, म्यूजिक, डायलॉग, है ना, नाट्य सब प्रस्तुत किया जाता है एक साथ। इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में विमेन सिंगल का खिताब जीता अनाहत सिंह ने।
ये क्वेश्चन आता है अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश से संबंधित है। और कहां से आती है, तो ये दिल्ली से आती है, दिल्ली के रहने वाली अनाहत सिंह। ठीक है, तो इन्होंने विमेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में इजिप्ट के हाना मोर्ताज को हराया और इनको हराकर अपने टाइटल को डिफेंड किया है। मतलब 2025 में भी इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में मेन सिंगल का खिताब अनाहत सिंह ने ही जीता था। तो ये लगातार इनका दूसरा खिताब है। आयोजन कहां हुआ था, तो आयोजन किया गया था मुंबई में, इंडियन ओपन स्क्वैश का। विमेन सिंगल का खिताब इंडिया ने जीता है, अनाहत सिंह ने, और जो अनाहत सिंह ने जीता है, मेन सिंगल का जो खिताब है वो अभय सिंह ने अपने नाम किया। इस अभय सिंह ने भारत के ही वीर चौतरानी को हराकर मेंस सिंगल का खिताब जीता है। 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027, इसका आयोजन किया जाएगा माल्टा में। माल्टा एक यूरोपीय देश है जो कि मेडिटेरियन सी में देखने को मिलता है। तो माल्टा में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2027 में, और ये 8वां एडिशन है जो कि माल्टा को जिसकी मेजबानी दी गई है। इसके पहले जो 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैं ये 2023 में त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित किए गए थे। त्रिनिदाद और टोबैगो की जब बात करते हम, तो ये एक कैरेबियन कंट्री है, मध्य अमेरिका में देखने को मिलती है, कैरेबियन सी में। तो यहां पर 2023 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अभी अनाउंस किया गया है कि 2027 का 8वां एडिशन जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का, ये माल्टा में आयोजित किया जाएगा। ये मेडिटेरियन सी है, इटली के दक्षिण में आप आएंगे तो ये माल्टा नाम का एक देश देखने को मिलेगा। वेलेटा इसकी कैपिटल है, माल्टा की। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 14 से 18 साल के जो एथलीट है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था। हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी 2023 में त्रिनिदाद और टोबैगो में इसका आयोजन किया गया था और 2027 में माल्टा में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का पूर्ण स्वामित्व खरीद लिया है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इस टीम की ऑनरशिप आ गई है पूरे तरीके से आदित्य बिरला समूह के पास। एक ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है आदित्य बिरला ग्रुप। अब ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए ऑनर है ना। ये विराट कोहली वाली टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने इंडियन प्रीमियर लीग की फेमस टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की फुल ऑनरशिप खरीद ली है। यह ऑनरशिप अभी तक डियाजियो इंडिया है ना, डियाजियो इंडिया यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, इसके पास थी। तो इससे खरीद ली है आदित्य बिरला ग्रुप ने। तो अब आदित्य बिरला ग्रुप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का पूरा मैनेजमेंट देखेगी, उसका प्रबंधन और पूरा काम जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप का है। ठीक है ना। तो किसने खरीदा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को? आदित्य बिरला ग्रुप ने। 2025 के IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक प्रदूषण रैंक क्या है? IQ एयर एक स्विस फर्म है, IQ एयर, जो कि पॉल्यूशन पर, एनवायरमेंट पर रिसर्च और एनालिसिस का काम करती है। यह हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अभी 2026 में 2025 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया गया IQ एयर के द्वारा, और इसमें प्रदूषण के मामले में इंडिया को वर्ल्ड में 6 रैंक पर रखा गया है। मतलब भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित 6ठे नंबर का देश है। आपको पता है पहले नंबर पर इस इंडेक्स में पाकिस्तान है। बात करेंगे तो स्विस फर्म IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 को जारी किया। इस रिपोर्ट में इंडिया को 6th रैंक पर रखा गया है। 2025 की रिपोर्ट है, यह भी आई है। उसके पहले जो 2024 की रिपोर्ट आई थी ना लास्ट ईयर, उसमें इंडिया को 5th रैंक पर रखा गया था। मतलब हमारी 1 रैंक का सुधार हुआ है। अगर पहले पर होते तो सबसे प्रदूषित, मतलब जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं हमारी रैंक सुधर रही है। तो पहले हम 5वें नंबर पर थे, इस बार हम 6ठी रैंक पर हैं। भारत दुनिया का 6th सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। प्रदूषण के मामले में पाकिस्तान दुनिया में पहले स्थान पर है। पाकिस्तान में जो PM 2.5 का लेवल है यह WHO की सेफ लिमिट से 13 गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी की बात करें ना,
तो ये इंडिया में उत्तर प्रदेश में लोनी शहर, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी, लोनी शहर का जो PM2.5 का जो स्तर है वो 112.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रिकॉर्ड किया गया है, बहुत ज्यादा है। अभी हम इसको डिटेल में नहीं समझेंगे, पर यह समझ लो कि सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूटेड कंट्री पूछे तो कौन? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर पूछे तो उत्तर प्रदेश का लोनी सबसे पॉल्यूटेड शहर है। और लगातार इस साल भी सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करें किसी देश की तो वो नई दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल। नई दिल्ली इस इंडेक्स में सिटीज में तो चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल की जब बात होगी तो वो नई दिल्ली है इंडिया की। दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर साउथ अफ्रीका का है न्यूवार्ड विले। न्यूवार्ड विले साउथ अफ्रीका का एक शहर है, यह सबसे स्वच्छ शहर है। तो टॉप 5 अगर हम कंट्रीज देखें सबसे पॉल्यूटेड, तो पाकिस्तान पहले नंबर पर, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर, तजाकिस्तान तीसरे नंबर पर, चाड चौथे नंबर पर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 5वें नंबर पर। ओके, ये दोनों अफ्रीकी देश है। बांग्लादेश भारत की नेबर कंट्री, तजाकिस्तान एशिया का ही और पाकिस्तान एशिया का है। इंडिया की रैंक है इसके बाद 6ठे नंबर पर। सबसे पॉल्यूटेड सिटी उत्तर प्रदेश का लोनी पहले नंबर पर, चाइना का होतान शहर दूसरे नंबर पर, थर्ड पर मेघालय का बर्नीहाट इंडिया का, और चौथे पर भी इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली को रखा गया है। 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है बांग्लादेश। 26 मार्च को 1971 को बांग्लादेश के जो नेता और पहले पीएम हैं मुजिबुर रहमान, इन्होंने पाकिस्तान से अलग देश की घोषणा की थी। पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसको इन्होंने बांग्लादेश बनाने की घोषणा की थी। तो यह बांग्लादेश नाम दिया था, बांग्लादेश की घोषणा की गई थी 26 मार्च 1971 को, और यहीं से बांग्लादेश का गठन माना जाता है। इसीलिए बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस 26 मार्च को मनाता है। इस साल जो है बांग्लादेश का 56 इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है इसी के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को हमने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान पर, ऑपरेशन विजय चलाया था। तो इस तरीके से भारत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बांग्लादेश की स्वतंत्रता में। तो बांग्लादेश का स्थापना दिवस या स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ऑपरेशन विजय इंडिया ने चलाया था। मध्य पूर्व संघर्ष से जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया है? मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारे ऐसे जहाज जो कि क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं, एलपीजी लेकर आ रहे हैं, उन जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया है इंडियन नेवी ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद अरेबियन सी या इंडियन ओशन में भी हमारी इंडियन नेवी जो है वो क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी के जो शिपमेंट है उनको सेफ और बिना किसी हडल के वो इंडिया तक पहुंच पाए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही प्रोटेक्ट करती हुई आएगी। मतलब हमारी नेवी प्रोटेक्ट कर रही है ऐसे क्रूड ऑयल और एलपीजी के जहाजों को जो कि इंडिया के हैं, इंडिया आ रहे हैं। यह नाम दिया गया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा की तो सुरक्षा की जा रही है। तो हमारे इस मिशन के तहत 5 से अधिक जो वॉरशिप है गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में हमने तैनात किए, ताकि वो हम जो भी हमारे ऊर्जा वाले जो भी जहाज आ रहे हैं, शिपमेंट आ रहे हैं क्रूड ऑयल या एलपीजी लेकर, उनको हमारी नेवी प्रोटेक्ट कर पाए। तो नाम दिया गया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। विश्व व्यापार संगठन का 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस है 14th, इसका आयोजन कैमरून के याउंडे में किया जा रहा है। कैमरून एक अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल है याउंडे। यहां पर WTO की मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और भारत की ओर से हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन ग्रुप को लीड किया है। तो उद्देश्य क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश है उसके मध्य में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म, जो भी डिस्प्यूट है सदस्य देशों के बीच में उनको सॉल्व करना, भविष्य में क्या हर्डल आ सकते हैं ऐसे हर्डल्स पर चर्चा करना, इसके उद्देश्य से यह मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग का या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 160 प्लस देशों के ट्रेड मिनिस्टर ने यहां पर भाग लिया।
अफ्रीकी देश कैमरून की कैपिटल याउंडे में इसका आयोजन किया गया 26 से लेकर 29 मार्च तक। WTO के बारे में आपको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड में ग्लोबली ट्रेड को संचालित करना, नियम बनाना, कंट्रोल करना, यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नगोन्जी ओकोंजो-इवेला इसकी डायरेक्टर जनरल के पद पर है। 166 मेंबर कंट्री है वर्तमान में WTO में। लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। जून मंथ में फ्रांस के शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रांस में यह आयोजित किया जाने वाला है, फ्रांस के इवियान शहर में। कब से कब तक? 15 से लेकर 17 जून तक। यह 52वीं G7 की समिट है, 52वां G7 समिट है। इसके पहले लास्ट ईयर G7 का 51वां समिट 2025 में कनाडा में आयोजित किया गया था। G7 वर्ल्ड के 7 विकसित देशों का एक समूह है, जिसमें USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल है। भारत एक पार्टनर कंट्री के रूप में यहां पर पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहली बार इसकी स्थापना तो 1973 में की गई थी, लेकिन ऑफिशियल पहली कॉन्फ्रेंस क्योंकि 1975 में हुई थी, तो ये 1975 से ही इसका गठन माना जाता है। तो 1975 में गठन, पहली समिट फ्रांस में हुई थी और इस बार 52वीं समिट भी 2026 में फ्रांस में की जाएगी। 2025 में G7 की समिट कनाडा में हुई थी, 51वीं समिट, और उसके पहले 2024 में 50वीं समिट इटली में आयोजित की गई थी। 7 मेंबर है। कभी रशिया भी 1998 में इससे जुड़ा था, G8 हो गए थे ये, लेकिन 2014 में रशिया इससे बाहर निकल गया, तो अभी भी ये G7 है। 52वीं समिट का आयोजन जून में किया जाएगा फ्रांस में। भारत के PM यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर 23 से लेकर 29 मार्च तक के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। रामनवमी की सेल आज लास्ट डे है, तो फायदा उठाइए। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।